तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सच जानने के बाद सास जो है वो बहू को घर से बाहर निकालने वाली है। जी हाँ, अभी क्या लक्ष्मी जो है वो मलिष्का को सभी घर वालों के सामने एक्सपोज कर देंगी कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा ऋषि का नहीं बलविंदर का है। और इस बात को सुन सबसे ज़्यादा नीलम शॉक्ड होंगी और सभी घर वालों के पैरों से ज़मीन खिसक जाएगा। और नीलम बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है मलिष्का के खिलाफ। हो सकता है कि वो मलिष्का को घर से बाहर निकाल दे या मलिष्का बचने के लिए क्या कुछ करेंगी, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का अपडेट जानने के लिए। सो दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं कि किस अंग्रेज की वजह से भारत गुलाम हुआ था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस अंग्रेज के बारे में जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ था। तो वो अंग्रेज कौन था, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। हर रोज़ की तरह आज का भी टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ भारत के इतिहास से मिलेंगे, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाला भविष्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा किसी भी क्षेत्र में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वो कौन अंग्रेज़ था जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ था। तो बता दूं कि इस अंग्रेज को भारत का विजय और उस अंग्रेज को भारत का विजेता भी कहा जाता है। यह 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ आया। ये जो शख्स है, इस शख्स का नाम मैं आगे बताऊंगा। और इस अंग्रेज ने 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में हुआ। भारत के इतिहास में राजा महाराजाओं की गौरवशाली कहानियों के साथ भारत का ब्रिटिश द्वारा गुलाम रहना भी शामिल है। समझ रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, और उसी से रिलेटेड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। यह रॉबर्ट क्लाइव नाम के शख्स ने की थी। और ब्रिटिश राज्य की स्थापना रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाई नाम का जो शख्स था उसने किया था। रॉबर्ट ने भारत का विजेता कहा जाता है। वैसे तो भारत के इतिहास में रॉबर्ट को भारत का विजेता कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन कायम करने में इनकी अहम भूमिका रही। भारत में ब्रिटिश शासन जो लगा था उसको कायम करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए ये रॉबर्ट की अहम भूमिका रही। मेन वही था। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हराया था। सिराजुद्दौला को हराया था। रॉबर्ट ने इसी युद्ध में ही नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को अपने साथ शामिल कर जीत हासिल की थी। और उसने उनके नवाब के सेनापति जो थे मीर जाफ़र, उनको अपने साथ शामिल भी कर लिया था, अब हासिल कर लिया था अपने साथ काम करने के लिए। और जीत के बाद रॉबर्ट बंगाल में ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्रों का गवर्नर और कमांडर इन चीफ बनाया गया था। जब इसकी जीत हो गई तो ये बंगाल में इसको
बंगाल में जो कब्जे वाला क्षेत्र था इन लोगों का, उस कब्जे वाले क्षेत्र पर इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया। बाद में बंगाल का नवाब भी बनाया गया। कमांडर चीफ बनने के बाद ये बंगाल के नवाब भी बने उसी पद पे। और है इसका, अपने ही बेटे की आंखें फोड़ दी, नौकर के हाथ कटवा दिए। औरंगजेब से कम क्रूर नहीं था ये मुगल। ये जो शख्स था, ये शख्स औरंगजेब से कम नहीं था। इसने अपने ही बेटे की आंखें फोड़ दी और नौकर का हाथ कटवा दिया। ऐसी क्या गलती हुई होगी जिसकी वजह से इसने इतनी बड़ी सज़ा अपने बेटे को दिया और अपने नौकर को दिया। चौंकाने वाली बात है। सो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कि अंग्रेज़ की वजह से भारत हुआ था गुलाम। ये शख्स था जिसकी वजह से भारत को गुलाम होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसने भारत को गुलाम बनाने में। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके आगे भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतिहास जो हमारा है वो बहुत ही क्या कहे। अब मैं इसके आगे जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी है भारतीय इतिहास का वो मुग़ल बादशाह कौन था जो पर्दे के पीछे रहता था और उसके शौक भी अजीब गरीब थे। तो इस मुग़ल बादशाह के बारे में बताऊंगा जो पर्दे के पीछे पीछे रहता था और इसके शौक भी अजीबो गरीब थे। वैसे तो मुग़लों ने भारत के इतिहास में लंबे समय तक शासन किया। आप सभी को पता है कि मुग़ल ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया और उनमें कई ख़ास और अलग अलग तरीके की आदतें थी और उन सभी में कई अलग अलग तरीके की आदतें थी, बहुत ख़ास थी। और उसी ख़ास में से मैं एक मुग़ल बादशाह के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि उस मुग़ल बादशाह की ख्वाहिशें कैसी थी और वो किस टाइप का बादशाह था। मुग़लों में एक बादशाह ऐसा भी हुआ था जो पर्दा करता था, वो पर्दे में रहता था। ये जो शख्स के बारे में बता रहा हूँ, जो जिस बादशाह के बारे में बता रहा हूँ, ये पर्दा करता था। इसके पीछे उसका अपना तर्क और अनुशासन था। इस पर्दे के पीछे उसका तर्क और उसका अनुशासन था और उस बादशाह का नाम था मुग़ल बादशाह हुमायूं। उस बादशाह का क्या नाम था? मुग़ल बादशाह हुमायूं। इतिहास में मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह पर्दा करता था। बता दे कि वो एक तरह का पर्दा दरबार होता था। उसका जो दरबार होता था वो एक तरह का पर्दा वाला दरबार होता था। मुग़ल बादशाह हुमायूं पर्दा दरबार में ही लोगों से बातचीत करता था और कहते हैं कि पर्दे के बिना वह सिर्फ गिने चुने लोगों से ही मिलता था। इतिहास कह रहा है कि वो पर्दे के बिना, हुमायूं जो बादशाह था वो पर्दे के बिना गिने चुने ही, मतलब बहुत ख़ास लोगों से ही मिलता था बिना पर्दे का। नहीं तो बाकी सभी लोगों से वो पर्दे से बात करता था। सुरक्षा के लिए, अब इसकी सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि यह बादशाह और प्रशासन के बीच सुरक्षा के लिए ठीक रहता था। मतलब उस समय का इसका जो फैसला था, वो पर्दे में रहने का फैसला, रहने का मकसद ये था कि इससे प्रशासन की, बादशाह और प्रशासन के बीच में सुरक्षा जो है वो कायम रहेगी, वो ठीक से रहेगी। इसीलिए ये पर्दा करता था। समझ गए ना?
अब इसको किस पे भरोसा था, हुमायूं को सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा भरोसा था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। निज़ामों पर इसको सबसे ज़्यादा भरोसा था। हुमायूं जो था, इसको निज़ामों पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। मुग़ल बादशाह हुमायूं यानी ग्रोहों की चाल यानी कि नुजमी पर वह बहुत भरोसा करता था। नुजमी पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और उसी के हिसाब से कोई भी फैसला लेता था, कोई भी कदम उसी के हिसाब से उठाता था। वो जो कहता था उसी हिसाब से बादशाह हुमायूं चलता था। हुमायूं दरबार में आने वाले के कदम देखकर ये तय तय कर लेता था कि इससे मिलना है या नहीं। हुमायूं जो बादशाह थे, वो दरबार में आने वाला इंसान का कदम देखकर ही तय कर लेते थे कि इस शख्स से मिलना है या नहीं। नियम था कि दरबार में प्रवेश करते वक्त दायां पैर ही पहले रखा जाए, और इसके और नियम थे, बहुत कड़े नियम है। इसके नियम ये था कि दरबार में प्रवेश करते समय दायां ही कदम रखा जाए और दरबार में पहले बायां पैर क्यों नहीं रखा जाता था। वहीं यदि कोई व्यक्ति दरबार में पहले बायां पैर रखता तो वह तुरंत उस व्यक्ति को दरबार से बाहर निकलवा देता था। मतलब कितनी नज़र तेज होगी इनकी, हुमायूं की, कि जो भी व्यक्ति दरबार में आता था और वो व्यक्ति अपना बायां पैर दरबार में घुसने के समय बायां पैर अगर दरबार में रखा तो उसको हुमायूं तुरंत दरबार से बाहर निकलवा देता था। और बायां पैर जो दरबार में रखता था, दायां पैर जो दरबार में रखता था, उस इंसान से वो मिलता था और उसकी एंट्री थी दरबार के अंदर, उठने बैठने की, जो कुछ भी है, जो भी समस्या हो, वो सब की मतलब इजाज़त मिल जाती थी। वरना बायां पैर रखने वाले को दरबार से तुरंत बाहर निकलवा दिया जाता था। और इसके जो कपड़े थे, इस हुमायूं के पहनने के जो कपड़े थे, वो 7 दिनों में, 7 दिन का, एक सप्ताह का समय जो होता है, उसमें अलग अलग रंग की ड्रेसेस होते थे और वो 7 दिनों में अलग अलग रंग के ड्रेसेस पहनते थे। हुमायूं का हाथ तमाम अंगूठियों से भरा रहता था। उसके हाथों में बहुत सारी अंगूठियाँ रहती थी। उसके सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग की ड्रेस तय कर रखी थी कि इस दिन को ये ड्रेस पहनूंगा, इस दिन को ये ड्रेस पहनूंगा, इस दिन को ये ड्रेस पहनूंगा। अलग अलग कलर की ड्रेसेस थे और उसको उसने तय करके रखा था कि मैं ये ड्रेसेस किस वार को पहनूंगा। वह दिन के हिसाब से इन्हें पहनता था। आज इस मतलब दिन के हिसाब से कि क्या कुछ वो करना है, आज कौन सा दिन है। तो आज जैसे कि सत्य सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो जैसे अलग अलग दिन है और उसके लिए ड्रेस बना है कि आज ये पहन सकते हो, कल ये वो इस कलर का पहन सकते हो। तो वो हुमायूं जो था, वो इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करता था और इस पे विश्वास रखता था। सो दोस्तों, आपको भारत के इतिहास के बादशाह हुमायूं की जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और इनके जो शौक़ थे, इनके जो स्टाइल थे और इनके पहनने का, उठने बैठने और मिलने का और पर्दे में रहने का जो सब क्रियाकर्म था, वो आप सभी को कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे भी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अब इसके बाद की जो जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों, वो है कि वो कुंवारा किला जहाँ गड़ा है जहांगीर का बेशुमार खजाना। वो वो कुंवारा किला
का नाम आपने सुना है, कुंवारा किला है ये। और जहाँ पे जहांगीर के बेशुमार खजाना गड़ा हुआ है भारत के इतिहास के हिसाब से। अलवर का कुंवारा किला, अलवर अलवर का कुंवारा किला, ये किला राजस्थान। अब इस किला के बारे में बताता हूँ कि कुंवारा किला कहाँ पे है। ये किला राजस्थान के अलवर शहर में मौजूद है। राजस्थान के अलवर शहर में कुंवारा किला मौजूद है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों में बाला किला मौजूद है, जो कुंवारा किला के नाम से मशहूर है। ये जो बाला किला है ना, यही बाला किला कुंवारा किला के नाम से मशहूर है और ये राजस्थान के अलवर शहर में मौजूद है। ओके दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया। कभी आप गए घूमने वूमने के लिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये दो क्लियर करके बता रहा हूँ। अब मुगलों की खजाना के बारे में जानते हैं। अब उस किले में, वो कुंवारा किला में मुगलों का खजाना का रहस्य के बारे में जानते हैं इतिहास के हिसाब से। इस किले में आज भी मुगलों का खजाना छिपे होने की बात कही जाती है। वैसे तो इसका नाम बाला किला है, लेकिन लोग इसे कुंवारा किला के नाम से ही पहचानते हैं। ठीक है। और ये किला क्यों कुंवारा किला कहलाया, अब इस बारे में जानते हैं कि आखिर ये बाला किला को कुंवारा किला के नाम से क्यों प्रसिद्ध किया गया। दरअसल ये हुआ कि अरावली के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मौजूद इस किले से कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। इस किले से कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया है, इसलिए इसे कुंवारा किला कहा जाता है। इसका असली वजह ये है कि इस किले से कोई युद्ध ही नहीं लड़ा गया, जिसकी वजह से इसको कुंवारा किला कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें राजा महाराजा कैसे रहते थे उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ कई मंदिर और महल मौजूद है, जिनमें कभी राजा महाराजा रहा करते थे। कहते हैं कि जहांगीर ने अपने निवासन के समय यहाँ पर कुछ समय गुजारा था। जहांगीर वहाँ पे कुछ समय गुजारा था। अब जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको बताया कि जहांगीर के खजाना कहाँ छुपा है, तो अब बताता हूँ कि उसका खजाना का अनुमान कहाँ लगाया जाता है। तो अनुमान, उसके खजाना का अनुमान लगाया जाता है कि जहांगीर ने यहाँ पर अपना खजाना छुपाया था, जो सोना चांदी और बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ था। इस किले के अंदर जहांगीर ने अपना खजाना छुपाया था, जो सोना चांदी और बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ था। जंगल या सुरंग में खजाना छुपा हुआ है, और ये जो खजाना है वो जंगल या किसी सुरंग में छुपा हुआ है। और लोग कहने और कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि जहांगीर ने आसपास के जंगल या सुरंग में अपना खजाना छुपा दिया था। हालांकि इसका कोई सबूत इतिहास में नहीं मिला है। मतलब कि इसकी तलाशी बहुत हुई है, लेकिन अभी तक ये हाथ नहीं लगा है। और वहाँ पे ना 6 प्रवेश द्वार है। उस किले में 6 प्रवेश द्वार है। इस किले के 1 या 2 नहीं, इस किले के 6 प्रवेश द्वार है। इन्हें जय पोल, सूरज पोल, चांद पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेरी पोल और कृष्ण पोल के नाम से पहचाना जाता है। ये जो 6 द्वार है, इन 6 द्वारों का नाम अलग अलग है, जो मैंने आप सभी को बताया। कैसे, किसी द्वार का नाम है जय पोल, तो दूसरे का किसी द्वार का नाम है सूरज पोल, तो किसी द्वार का नाम है लक्ष्मण पोल, तो किसी द्वार का नाम है अंधेरी पोल, तो किसी द्वार का नाम है कृष्ण पोल। इस तरह से उसके नाम दिए गए हैं 6 द्वार के। और दीवारों पे 446 छेद है। ये जो किला है, इस किले की दीवारों पर 446 छेद है।
जो बंदूक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब वहाँ पे बंदूक रख के, आप समझ ही गए होंगे, बंदूक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ से कभी कोई युद्ध तो नहीं लड़ा गया, लेकिन दुश्मनों से निपटने की पूरी तैयारी पहले से करके रखी गई थी। इस किले से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था, जिसकी वजह से उसे कुमारा किला के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस किले की ये कितनी बढ़िया तैयारी हुई थी कि उसमें 446 छेद थे बंदूक रखने के लिए। और युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां पहले से थी कि कोई भी शासक अगर हमला करता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसको करारा जवाब देंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जो एक से बढ़ के एक जानकारी दिया हूँ, वो सारी जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का अपडेट जानने के लिए। सो दोस्तों, हम मिलते हैं नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला होगा, जो कहीं भी काम आएगा। ये सारी जानकारियाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी शिक्षा है और इसका उपयोग कहीं भी होता है, जो ऊंचाई तक लेके जाता है। सो दोस्तों, अब वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को तैयार करते हैं। आप लोग अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी है अपने काम धाम में व्यस्त रहिए।